ओके, अब आ रही होगी आवाज़ मेरे ख्याल से, मैंने स्विच ऑफ कर रखा था। ओके, अजय, अमित, कैलाश, शिवेश, प्रीतम, अमित, प्रीतम, दिन्नू, आप लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार है आप लोगों को मेरा। ठीक है, ओके हिमांशु, थैंक यू। पढ़ाना चालू करें सर? ओके, पढ़ाना चालू कर देते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, ठीक है प्रीतम, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जय हिंद। ओके, जय हिंद भाई, सब लोगों को आ जाने दो एक बार, है ना, 2 मिनट का समय ले लेते हैं ताकि कोई अगर आ रहा है तो आ जाने दो। मेरे ख्याल से टाइम एग्जैक्ट होने में भी अभी टाइम है। ओके, अभी 11 बजने में टाइम है ना शायद। अच्छा 11:05 हो गए, मेरी वॉच पीछे चल रही है। चलो अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर तो ठीक है। ओके सर, एक क्लास 3 हुआ है। ओके ठीक है निरंजन, काइनेमेटिक्स कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? आज कंप्लीट हो जाएगा काइनेमेटिक्स। ओके ठीक है अमित, थैंक यू। तवली आएगा सर आप, ठीक है भाई, तवली का मतलब नहीं समझ आया मुझे। अंकित सर टाइम हो गया। ओके टाइम हो गया भाई, हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया। मेरी वॉच पीछे चल रही है 5 मिनट। ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। देखो पीडीएफ को बच्चे मुझे थोड़ा समय दो, है ना, संडे तक का, क्योंकि मुझे पीडीएफ प्रिपेयर करने हैं अभी, तो प्रिपेयर करके मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए हैं वो एग्जैक्टली नोट्स है, और मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए दे दूँ, क्योंकि आपके पास नोट्स तो बहुत सारे अवेलेबल होंगे ऑलरेडी। एनडी का पेपर सॉल्व करा दीजिए। एनडी का पेपर, ओके एनडी के पेपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पर एनडी के पेपर के लिए हमें फिर से एक और बार टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेबस का जल्दी हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है, ये काम कर सकता हूँ मैं। पाइनियर में क्लास क्यों नहीं लगेगी आपकी? अरे देखो भाई, पाइनियर की कुछ इश्यूज है फैकल्टीज के साथ में, तो पाइनियर की बात नहीं करते हैं, बट पाइनियर की इश्यूज हैं फैकल्टीज को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर, तो उनकी शायद कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए टीचर्स ने क्लास लेना वहाँ बंद किया हुआ है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर, ज़्यादा रिवीजन मत कराओ प्लीज़, आगे पढ़ाओ। ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ओके क्लास बोरिंग हो जाता है। ओके राजीव, ठीक है सर, फिजिक्स की क्लास शाम को कर दीजिए। ओके देखते हैं फिजिक्स की क्लास कब हो सकती है ना। चलो हेलो सर, ठीक है चलो भाई। लेकिन यार एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ लो, पढ़ाई बोरिंग लगना या इंटरेस्टिंग लगना ये सब आप पर निर्भर करता है। अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है तो सभी लोग बहुत इजीली एग्जाम निकाल लेते, सब लोग दिन रात पढ़ रहे होते। ये आपकी खुद की विल है, खुद की अंदर से इच्छा शक्ति है कि आप किस एग्जाम को, कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को जाने के लिए आप कितना तैयारी कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो अपने लक्ष्य को टारगेट करके पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कैसा है क्या नहीं है। शेविंग करके मस्त लग रहा है, अरे भाई चलो ठीक है, चलो चलो दिन्नू, ठीक है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एक चीज बहुत क्लियरली हमें समझ आई है, देखते जाना। आई एम गुड, ठीक है थैंक यू। एक चीज बहुत क्लियरली हमें समझ आती है कि हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे, अगर आपको याद हो, t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरा हमने फॉर्मूला लिखा था r इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक फॉर्मूला और लिखा था, इसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैसे तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं इन वाले फॉर्मूलेस पर, ताकि फॉर्मूले बीच में छूट ना जाए। तो फॉर्मूलेस को देखकर हम जरा क्वेश्चंस करने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जरा लिखते हैं एक, और फिर देखते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड मैं अभी आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं 2-3, तो आप देखते रहना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों ने कर रखे होंगे, जो लोग मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं उन लोगों को मैं क्वेश्चन करवाता हूं, बट फिर भी आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति में फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति में फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति में फेंका जाए और वह अधिकतम परास और वह अधिकतम परास 100 मीटर तय करे, और वह अधिकतम परास 100 मीटर तय करे, और वह अधिकतम परास 100 मीटर तय करे, तो उस वक्त ऊंचाई बताइए। फाइंड हाइट एट दैट टाइम। उस वक्त ऊंचाई बताइए। देखिए क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन पूछा है कि ल्यूसेंट का 31 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए। ओके ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का, बता देते हैं।
यदि कोई वस्तु प्रक्षेप गति में फेंकी जाए और वह अधिकतम परास 100 मीटर तय करे तो उस वक्त ऊंचाई बताइए। ठीक है, नाश्ता भी नहीं किया हो निरंजन, नाश्ता साथ में ले लो, साथ में कर लो, है ना, नोट्स आपके पास हैं। चलो देखो एक बार फिर देखते हैं बाद में, है ना, थोड़ा सा अभी मेरे को करना है। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर आपने किसी वस्तु को प्रक्षेप गति में फेंका और वो चीज अधिकतम परास यानी आर मैक्सिमम दे रखा है, मुझे आर मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर, और कहा है जिस वक्त ये आर मैक्सिमम होगा उस वक्त हाइट क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कहीं पर भी अधिकतम ऊंचाई यानी हाईएस्ट हाइट नहीं पूछी है, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आर मैक्सिमम होगा उस वक्त हाइट क्या होगी, तो आपसे हाइट पूछा है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोगों के आंसर 50 आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी एक बात समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं, बहुत सारे लोगों ने 50 निकाला है बेटा, आप लोगों को हिमांशु जरा 50 आपने आंसर निकाला है, एक और बार चेक करो, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है। ठीक है, फिजिक्स की क्लास देखते हैं, शाम को हो सकती है तो मैं बात करके देखता हूं। तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि मुझे अगर हाइट निकालनी है तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हम जानते हैं। 20√5 शिवेश, ओके 20√5, बहुत बढ़िया। चलो आपका आंसर देखते हैं, मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है शिवेश आपके आंसर में भी, आप चेक करो आंसर 200 देखते हैं। अब हाइट अगर निकालनी है तो जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 या 10 थीटा। अब मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड हाइट एट द टाइम जब मैक्सिमम रेंज की सिचुएशन हो, जब अधिकतम परास होगी, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू अगर 100 होगी, तो मेरे पास ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। ओके 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर इज द राइट आंसर, 25 मीटर इसका सही आंसर होगा, आप देखते रहना। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मेरे पास इश्यू ये है कि मुझे u नहीं पता, तो मैं कैसे भी करके u निकाल लूं तो इस फॉर्मूले में इसकी हाइट निकल आएगी, क्योंकि थीटा पता है मुझे, g पता है मुझे, u नहीं पता। लेकिन u निकालने के लिए ही तो ये दे रखा है, ये दिया किस लिए गया है, हर चीज का एक मोटिव है क्वेश्चन में। तो अगर इसको दिया गया है तो मैं r का फॉर्मूला लगाता हूं, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं r को, तो r मैंने 100 रख दिया, 100 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 बाय जी। और यहां से u स्क्वायर निकालूंगा तो u स्क्वायर निकल कर आएगा यहां से 1000, है ना, साइन 91 हो जाएगा, नीचे 10 मान लेते हैं, ये 1000 हो जाएगा, 1000 को यहां पुट कर देते हैं। h की वैल्यू को अगर मैं यहां पे रखूं u स्क्वायर को 1000, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन 45 का स्क्वायर, 90 नहीं ले सकते क्योंकि कहीं पर भी हाई मैक्सिमम हाइट नहीं बोला है। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, और उस वक्त जब मैक्सिमम रेंज है उस वक्त हाइट कितनी होगी। तो भैया उस वक्त हाइट मैक्सिमम थोड़ी ना होगी, उस वक्त कितनी हाइट होगी अगर मुझे निकालनी है, तो h का फॉर्मूला मैं इसमें पुट करता हूं, तो 1000 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 होता है 1/√2, और बेटा 1/√2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2, 1/2 जी बचा, तो इसको लिख देता हूं 1/2 इंटू 10, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 40, 1000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 25 मीटर, यानी हाइट की जो वैल्यू आएगी वो 25 मीटर निकल कर आएगी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें रेंज मैक्सिमम दे रखी हो, थीटा 45 कैसे, बेटा मैक्सिमम रेंज दे रखी है ना, आपने शायद लेक्चर छोड़ा है मुझे नहीं पता। जब कभी अधिकतम परास होती है, जब मैक्सिमम रेंज होती है, तो थीटा की वैल्यू हमेशा 45 होती है ना, थीटा 45 है, ठीक है ना। अच्छा महेंद्र, अभी टेलीग्राम चैनल स्टार्ट नहीं हुआ है, टेलीग्राम चैनल जैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई चैनल बना दूंगा तो आप लोगों को जरूर इसमें इनवाइट करूंगा, जरूर जोड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। सर जी 10 लिया है क्या? हाँ जी 10 लिया है, 10 लिया है जी को, तभी इसकी वैल्यू 1000 है। 9.8 लेंगे तो इसकी वैल्यू 980 आ जाएगी। आप जो भी वैल्यू रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली हम 10 ही लेते हैं। यू का मान कैसे निकाले हैं, आर की वैल्यू हमें पता है, आर इक्वल टू 100 दे रखा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, फॉर्मूला लगा दिया, आर पता है, थीटा पता है, जी पता है, यू निकाल देंगे इससे, और यू के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेरी बात मेरी ख्याल से समझ में आ गई होगी, आई होगी मेरी बात में समझ में। ऐसे सभी क्वेश्चन में जिसमें आर मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी हो और एच निकालना हो, एच मैक्सिमम नहीं एच निकालना हो, ऐसे सभी क्वेश्चन में आप एक तरीका और अपना सकते हैं। एच की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4, और अगर कभी हाइट मैक्सिमम निकालना होता तो वैल्यू होती आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2।
इनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि h पूछा है तो r max डिवाइडेड बाय 4 होगा, और h max पूछा है, हाइट पूछा है या हाइट मैक्सिमम पूछा है, हाइट मैक्सिमम पूछा है तो r max डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये सिंपल सी बात है, इस रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप अगर अपने वाले क्वेश्चन की बात करते तो हाइट बराबर लिखते 100 और 100 डिवाइड बाय 4 कितना होता 25 मीटर, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाते 25 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमारा हो गया है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टॉपिक पर अब हम कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिपीट करो, रिपीट एक और वीडियो देखो बेटा, रिपीट में करा दूंगा बट मैंने क्वेश्चन मिटा दिया इसलिए रिपीट करा देता, नहीं तो वरना आप समझ लीजिए। आर मैक्सिमम की वैल्यू 100 दी गई है, आर मैक्सिमम दिया गया है, दैट मींस थीटा 45 है, थीटा 45 है तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा के आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगाकर यू निकाल लेंगे और यू के फॉर्मूले को एच में रख देंगे। बहुत इजीली है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी वस्तु को, पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा और क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 15 डिग्री पर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 15 डिग्री पर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 15 डिग्री पर फेंका जाए तो यह अधिकतम परास, तो यह अधिकतम परास, तो यह अधिकतम परास, ऐसे मतलब तो यह 1.5 किलोमीटर की परास प्राप्त करती है। मतलब अगर मैंने 15 डिग्री पर फेंका तो कोई वस्तु 1.5 किलोमीटर की परास प्राप्त करती है, यानी 1.5 किलोमीटर जाकर गिरती है। यदि इसे 30 डिग्री पर फेंका जाता, यदि इसे 30 डिग्री पर फेंका जाता, यदि इसे 30 डिग्री पर फेंका जाता तो यह कितनी परास प्राप्त करती, तो यह कितनी परास प्राप्त करती। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैंने किसी चीज को 15 डिग्री पर फेंका तो वो चीज इतना 1.5 किलोमीटर की परास प्राप्त करती है, और अगर मैंने 30 डिग्री पर फेंका तो वो कितना दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, हाँ जसवंत, ठीक है, आप मुझे सजेशन दे दें कि क्या करना चाहिए, मैं वैसा कर दूंगा, आप मुझे बता दें। सर एक साथ 3 क्लास हार्ड पढ़ती हैं, ठीक है, ठीक है भाई, जैसा भी आप लोग समझते हैं मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। एक क्लास 3 मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को शाम को करवाने की कोशिश करूं, जो भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है जसवंत, मुझे आपका सजेशन चाहिएगा, आपने बोला थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा क्या तरीका है, मुझे बता दें आप, है ना, उस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आज जैसा आप कहेंगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बहुत बड़ा मेथड को यूज करें, जो बहुत बड़ा मेथड की बात करें तो इस मेथड में कैसे हम फॉर्मूला कर सकते हैं। 3 किलोमीटर बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, देखो 3 किलोमीटर ऐसे नहीं निकलता है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसने √3 किसी ने आंसर दिया, हिमांशु, ओके √3 आपने दिया है। मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर कितना है, मेरे को श्योर नहीं है बट मैं आपको बताता हूं। 8 बजे शाम को जो भी क्लासेस हो सकती है मैं करता हूं। 6 किलोमीटर शिवेश, ओके 6 किलोमीटर बेटा चेक करना पड़ेगा, आपने भी थोड़ी सी गलती की है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही नहीं दे रहे हो, क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 बातें हैं, मैं इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से करूंगा। अगर आपको याद हो मैंने क्वेश्चन करवाया था कि अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चलती है तो ब्रेक लगाने पर 12 मीटर पर रुकती है, और अगर ये 40 पर चलती तो ब्रेक लगाने पर कितना रुकती। तो मैंने कहा था ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें यह कहा जाता है कि ये वाली चीज इतनी है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, तो उस सभी में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन बनाते हैं। हिंदी वालों के लिए समानुपाती और अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के संबंध बनाते हैं। तो अगर मुझे रिलेशन बनाया है तो ये क्वेश्चन भी तो कुछ ऐसा ही है, जैसे कैसा है, ये कह रहा है कि अगर थीटा 15 डिग्री है तो मेरे से बोला है रेंज की वैल्यू है 1.5 किलोमीटर, और मुझसे बोला है अगर थीटा 30 डिग्री हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है या बहुत डिफिकल्ट है तो आप गलत सोचते हैं, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, इसको पेपर में बहुत इजीली करा जा सकता है। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं 1.5 √3, विपिन बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग आपका 1.5 √3 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालूं ना,
इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मुझे पता है आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। और अगर मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आ रही है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो एक बात समझना, मैं इस रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं R1 बाय R2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया। आप लोगों के सारे के आंसर बहुत सही आए हैं। निरंजन, अंकित, आप लोग के, कश्यप, आपके आंसर बहुत सही आए हैं। 1.5 √3 ही इसका आंसर होगा। तो मैंने कहा R1 अपॉन R2 की वैल्यू को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो R1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 किलोमीटर, R2 की वैल्यू इतनी दे रखी है, ऊपर दे रखा है साइन, पहला थीटा दे रखा है 15 डिग्री, तो ऊपर जाएगा साइन 30, नीचे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 1.5 √3 एग्जैक्टली। और R2 निकालेंगे तो R2 की वैल्यू निकल कर आएगी 1.5 √3। कैसे निकल कर आएगी बता देता हूं। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/2, इसको √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 √3 इसका आंसर निकल कर आएगा। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1.5 किलोमीटर को हमने मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हम कैसे यूनिट चेंज करते हैं। बच्चे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? आप R1 को ऊपर चेंज करोगे, नीचे R2 को भी चेंज करोगे, तो दोनों के साइड कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे हम डिवाइड वाली कंडीशन में। अगर आप यहां पर मीटर रख के रखते तो यहां पर मीटर में आंसर आता, आपने यहां किलोमीटर रखा है तो आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लेना, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे। अगर ऑप्शन किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ठीक है, मीटर में है तो मीटर में ठीक है। और इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एनडीए के थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं। एनडीए में भी एक दो चीजें पूछते हैं। एनडीए में एक नया सा टॉपिक पूछ लिया जाता है। कैसे? अभी तक हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना, मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। अभी तक हम जो प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था किसी चीज को एक तरफ से फेंकना, उस चीज को दूसरी जाकर गिरना। मैंने आपको कहा था इस तरीके से होगा। और मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर ये यू है तो लेट अस सपोज कि कोई वस्तु अगर x दूरी तय करती है और y पॉइंट तय करती है, तो मैंने y और x का रिलेशन लेकर लिखा था। और आपको पता है मैंने x का रिलेशन जो था, x जो था उसको भी मैंने निकाल के बताया था, आपको याद हो। x मैंने लिखा था u, ये हो जाएगा कंपोनेंट u cos थीटा, सॉरी, ये u cos थीटा लिखवाया था और ये कंपोनेंट लिखवाया था मैंने u sin थीटा का। मैंने आपको कहा था जब कोई चीज सीधी चलती है तो a का मान 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और अगर कभी त्वरण का मान 0 होगा तो हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a तो होगा नहीं, तो s बराबर क्या लिखेंगे ut, यानी x बराबर कितना होगा ut होगा। मैंने ऐसा लिखा था फर्स्ट इक्वेशन। और मैंने ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लिखी थी और मैंने बोला अगर मुझे y कंपोनेंट निकालना हो, y डिस्टेंस निकालना हो, y दूरी निकालना हो कितनी होगी, तो y निकालने का फॉर्मूला, ऊपर जा रही है वस्तु तो हमने इक्वेशन लगाई थी y बराबर s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए a बराबर माइनस g, तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसके लिए ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखा था, इसके लिए लिख दिया था मैंने u sin थीटा, क्योंकि u क्या है ऊपर की तरफ, sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। आपको याद हो ऐसे लिखा था मैंने इक्वेशन में। इनकी जगह सारी वैल्यूज को रख दिया था और मैंने एक इक्वेशन निकाली थी y और x के रिलेशन में। मैंने लिखा था y बराबर x tan थीटा प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद हो मैंने ऐसा रिलेशन निकालकर आपको बताया था। शायद इन चीजों को मैंने रिप्रेजेंट किया था। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया था। x tan थीटा माइनस 1/2 इंटू माइनस आएगा ना, यहाँ पर हमने गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये मैंने आपको रिलेशन निकाल के बता दिया था। तो ये क्या क्वेश्चन है कि मैंने x और y के बीच में रिलेशन निकाला। मतलब अगर मुझे y पता है कि कोई वस्तु कितना ऊपर जा रही है तो कितना आगे तक जा चुकी होगी, आप x निकाल चुके हैं। अगर आपको x पता है, अगर आपको x पता है, मुझे भी पता है कि आगे कितना दूर तक गई है, तो मैं y निकाल सकता हूं कि कितना ऊपर होगी उस पॉइंट पर। मुझसे किसी ने पूछा तो मैं इजीली इन चीजों को बता सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन लिखाया था और एक दो क्वेश्चन करवाए थे। बिल्कुल x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बिल्कुल यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ठीक है भाई, रिपीट अगेन। बच्चा ये रिपीट मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं सारी चीजें ना, थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए, फिर से बता देता हूं। अगर आप किसी चीज को जमीन से जमीन तक फेंकते हैं और किसी चीज को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, यू वेग से फेंकते हैं, तो मैंने बताया था आपको वाई कंपोनेंट यानी जो इसका वाई अक्ष है, जो इसकी वाई वेलोसिटी है वो होगी यू साइन थीटा, ये होगी यू कॉस थीटा। एक्स डिस्टेंस निकालना है तो एक्स बराबर होगा यू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने लिखवाया था, हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज में ए का मान 0 होता है, जबकि वर्टिकल में आपको पता है ए बराबर जी होगा या फिर ए बराबर माइनस जी होगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन लगा दी थी और ये इक्वेशन हमने निकाल कर बताया था। मेरी बात इतनी समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं। हमारा नया कंसेप्ट क्या है, देखो। अब हम किसी वस्तु को यहां से यहां ना फेंकते हुए, मैंने कहा कि मैं किसी बिल्डिंग पे बैठा हूं और मैंने किसी बिल्डिंग पे बैठकर किसी बॉल को सीधा ऐसे फेंका। अगर मैं किसी बॉल को ऐसे सीधे फेंकता हूं तो अब की बार मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी, मुझे ये निकालना है। इस पर एनडीए में क्वेश्चंस बनते हैं, जरा समझना कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, और बुक में भी दे रखे हैं। अगर मान लो मैंने किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो अब की बार आपका यू कितना होगा, ये होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। अब की बार आप किसी चीज को फेंकोगे तो कैसे फेंकोगे, यू ऐसे, यू वेलोसिटी से, यू वेग से फेंकोगे। अगर आपने यू वेग से फेंका तो अब मैंने कहा ठीक है, मान लो जमीन पर कितना दूरी तय करती है, कितनी तय करती है, तो एक्स है, और मैंने कहा कितनी ऊंचाई से गिराई गई है, तो आपने बोला वाई है। अब मुझे फिर से एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, कितने एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, मुझे ये जानना है कि एक्स और वाई कितना होगा। तो अभी भी आपको बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। एक्स ये वाई है, अब मुझे y और x निकालना है। x का रिलेशन फिर से बेटा वही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, a 0 है, तो x बराबर कितना होगा, तो आप लिखेंगे x बराबर होगा बेटा u cos थीटा इंटू टी। हमने कहा ठीक है, x बराबर क्या होगा, सॉरी x बराबर u इंटू टी। ठीक है, हाँ, जैसे हमने रिलेशन बनाया था x बराबर u इंटू टी। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला x की वैल्यू तो निकल आई मेरे पास इतनी। अब मैं y की रिलेशन को निकाल कर देखता हूं कि y का रिलेशन कितना होगा। अब अगर मैं y निकालूं तो y का रिलेशन क्या निकल कर आएगा, y का रिलेशन क्या निकल कर आएगा। तो अगर मुझे y निकालना है तो ये वस्तु y, देखो अब की बार वस्तु ऊपर तो नहीं जा रही, इस वाले रिलेशन में चीज कहां जा रही थी, ऊपर जा रही थी, लेकिन इस वाली चीज में रिलेशन क्या आएगी, चीज नीचे आएगी। इसका मतलब s बराबर ut, अब की बार नीचे आने के लिए क्या आएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जब कोई चीज नीचे से ऊपर आती है, तो a बराबर g होता है और u बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये तो हम समझ चुके हैं। तो अगर मैं s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में रखूं इसको इक्वेशन को, तो ये बचेगा सिर्फ 1/2 जी टी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई तो देख लो, नहीं आई तो मैं फिर से बताता हूं। देखो, अब की बार चीज ऊपर नहीं जा रही, अब की बार चीज नीचे आ रही है। मुझे कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, नीचे वाली। अब की बार अगर नीचे वाली निकालनी है तो a बराबर g होता है, u बराबर 0 होता है। तो मुझे पता है s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u तो 0 हो गया तो बचा हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर आई। मेरी बात समझ में आई होगी। क्लास शुरू हो गई बेटा। इससे अब क्या करता हूं, इससे t निकालकर इसमें मैं पुट कर देता हूं। अगर मैं t निकालकर इसमें पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मेरे ख्याल से x अपॉन यू स्क्वायर। और मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। मेरे पास, जरा मेरी बात समझना, इन दोनों चीजों से मेरी ये इक्वेशन निकल कर आई है। इस तरीके से मेरी इक्वेशन निकल कर आई है। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ये हमने आज पढ़ा है। आज के कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो x बराबर u इंटू टी है, लेकिन y की बात करें तो y बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर है। तो 1/2 जी टी स्क्वायर है, तो मैंने इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया और इस तरीके से मैंने इक्वेशन को निकाल दिया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए और अब हम इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इन इक्वेशंस पे बनाते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। u0 कैसे हुआ बेटा, देखो दो वेलोसिटी है। अब इनिशियल की बात करें तो एक तो ये है, एक तो ये हो जाएगी u cos थीटा, और क्या है cos 0 1, cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना बचेगा u। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को होना चाहिए था u cos थीटा, और cos 0 कितना है 1, cos 0 1 है तो मैंने ux क्या लिख दिया u। अब मुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना, कोई चीज ऐसे फेंकी गई है ना, तो अब मैंने कहा ये फेंका गया है, तो आपने बोला ठीक है जी, अगर ये फेंका गया है तो दो कंपोनेंट फिर से क्या होगा, ये u y होगा। और u y कंपोनेंट क्या होगा, कोई चीज जब नीचे आती है उस कंसेप्ट में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और s बराबर u y निकालने के लिए, y कंपोनेंट निकालने के लिए हमने इस तरीके से इक्वेशन लिख दी 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है,
ए बराबर जी कैसे? बेटा मैंने कश्यप लिखवाया है आपको, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो ए बराबर हमेशा जी होता है। हम ये वाली नहीं नाप रहे हैं, हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर चुके हैं, तो हम सीधे नीचे आने वाली, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो ए बराबर जी तो होता है और यू बराबर 0 होता है। ठीक है, ठीक है शिवेश, रिपीट कोई नहीं है, बट आप इस चीज कंसेप्ट को याद रख लीजिए। और इस तरीके से हमने इक्वेशन निकाली है, इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से याद रखिए। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन से करके बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ये दूसरी तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहला था जमीन से जमीन तक, दूसरा है हवा से ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये दो इक्वेशंस मेरी निकल कर आई हैं। जरा इन पर हम एक दो क्वेश्चंस करने की प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना क्वेश्चन क्या है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितनी भी गोलियां चलती हैं, बुलेट चलती हैं, गोलियां जो होती है वो हमेशा सीधी चलाई जाती है और वो गोली जाकर नीचे की तरफ ऐसे लगती है। ये मैंने आपको बताया था। बुलेट का चलना, बंदूक की से गोली का निकलना क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य गति का मतलब ये हुआ कि ये सीधी तो जाएगी, लेकिन सीधी जाने के बाद कहां आएगी? नीचे आएगी। इस दुनिया में जितने भी स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर्स जो गोली चलाते हैं बंदूक से, अगर मुझे किसी बहुत दूर वाले टारगेट को हिट करना है, तो आपको क्या लगता है स्नाइपर्स एकदम टारगेट पे फिक्स करके गोली चलाते हैं क्या? नहीं, टारगेट को फिक्स करके गोली नहीं चलाई जाती। बंदूक चलाते वक्त अगर मुझे किसी टारगेट को हिट करना है, किसी टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को हिट करना है, तो मैं क्या करता हूं? उस लक्ष्य के बंदूक को थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऊपर से बंदूक चलाऊंगा तो वो गोली निकलकर सीधे क्या करेगी? नीचे की तरफ हिट करेगी। तो स्नाइपर्स को इतना अंदाजा लगाना होता है कि मुझे कितनी हाइट रही होगी, कितनी हाइट रखनी होगी, कितना दूरी होगी, इन सबका उसे रिलेशन निकालना पड़ता है, तब जाके अब स्नाइपर्स को बना पाते हैं। स्नाइपर्स में इन सब चीजों को, हवा का कितना होगा, बहुत सारी चीजों को वो कैलकुलेट करते हैं। ऐसी ही एक चीज और कैलकुलेट करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को कितना ऊपर रखें। ठीक है, क्या बोल रहे हो? चलो एक सेकंड मुझे डाउट लेने देना। चंदन क्या बोल रहे हैं? सर जब हम कोई बॉडी ऊपर से थ्रो करेंगे तो साइन वाला कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? कॉस वाला कंपोनेंट 0 हो गया। बेटा कॉस वाला कैसे? कॉस वाला कैसे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है ना बेटा, तो यू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू तो बेटा 1 होती है ना? नहीं समझ में आया? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो ये u cos थीटा होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u निकलेगा ना। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू u sin थीटा जरूर होती है, लेकिन जब कोई चीज नीचे से आती है तो मैंने u sin थीटा कंपोनेंट क्या होगा? sin थीटा कंपोनेंट ये होगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाएगी। समझे नहीं? तो u की वैल्यू तो u, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो u तो हमेशा ही 0 होता है ना, उसमें तो हमें कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना। हाँ चंदन, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना, समझो। तो हमने ये कहा कि जब भी मुझे कोई बंदूक में चलाना है, बेटा ग्राफ के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में मेरे को थोड़ा रुक जाने दो। इस कंसेप्ट के बाद मैं ग्राफ ही लेकर आऊंगा, बस मुझे 2 न्यूमेरिकल्स कराने हैं इसके बाद, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि अगर मुझे कोई बंदूक से गोली चलानी है तो मुझे उस बंदूक को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। ये टॉपिक मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अरिहंत की पाथफाइंडर की किताब में, एनडीए वाले में एक क्वेश्चन डाल रखा है इसमें, और ल्यूसेंट की बुक को जो फॉलो करते हैं, कि ल्यूसेंट की बुक में भी आप देख सकते हैं, आप करने की कोशिश करना जिनके पास ल्यूसेंट की बुक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोई गोली 1000 मीटर पर सेकंड से चलाई, 1000 मीटर पर सेकंड से चलाई, तो वो 100 मीटर की दूरी को कितने लक्ष्य से ऊपर रखने पर हिट करेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखना, क्वेश्चन ये है, यदि किसी गोली को, इफ अ बुलेट इज फायर्ड, यदि किसी गोली को 1000 मीटर पर सेकंड से चलाया जाए, 1000 मीटर पर सेकंड से चलाया जाए किसी लक्ष्य की तरफ, किसी लक्ष्य की तरफ, किसी लक्ष्य की तरफ जिसकी क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी बोल सकते हैं या रेंज बोल सकते हैं, जिसकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर हो, 100 मीटर हो, 100 मीटर हो, तो बंदूक को ए 5 सेंटीमीटर टारगेट से ऊपर रखना पड़ेगा, लक्ष्य के ऊपर रखना पड़ेगा, टारगेट की सीधाई में रखना पड़ेगा, मतलब टारगेट से एकदम सीधा रखना पड़ेगा, या 5 सेंटीमीटर बिलो टारगेट रखना पड़ेगा। मुझे यही क्वेश्चन निकालना है कि बताइए
कितना नीचे या कितना ऊपर टारगेट को रखें कि हमारी गोली जो है वो उस चीज को हिट कर जाए, उस चीज को हिट कर जाए। 0 से भाग देने पर अपरिभाषित हो गया है, अपरिभाषित हो गया है। 0 से भाग दे दी, क्या दे दिया आपने भाग भाई? मुझे जशवंत, मुझे समझ नहीं आया आप क्या भाग दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर अबव टारगेट, बिल्कुल चंदन आपका आंसर इतना 5 सेंटीमीटर ही आएगा, वो तो सोचने वाली बात नहीं है। सर प्रोजेक्टाइल फ्रिक्शन बताइएगा, प्रोजेक्टाइल के एयर फ्रिक्शन बताइएगा। ओके आप तो चलो ठीक है, आप बहुत डीप में पूछ रहे हैं मुझसे, प्रोजेक्टाइल में फ्रिक्शन भी पूछ रहे हैं आप, ठीक है चलो बता दूंगा मैं, 1-2 चीजें तो आपको बता ही दूंगा इस टॉपिक के बारे में, जो भी आप पूछते जाएंगे। ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं होगा बेटा। इन फ्रंट ऑफ अ टारगेट कभी हिट नहीं किया जाता है इन चीजों को। मैंने फिर से कहा है इन फ्रंट ऑफ टारगेट नहीं होती, चीजों को हमेशा ऊपर रखना होता है बंदूक को। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे। इसका आंसर करने का एक सिंपल सा तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हैं, मान लो कि बंदूक है ये, और मैंने कहा मैंने बंदूक से गोली चलाई। अब अगर बंदूक से गोली चलाई तो बंदूक से गोली इस प्रकार से टारगेट को हिट कर रही है। हमने कहा ये क्या है, मेरा टारगेट है। अगर ये टारगेट है तो मेरी बात समझना, टारगेट अगर ये है तो क्वेश्चन कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्षैतिज दूरी कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे क्षैतिज दूरी दे रखी है 100 मीटर की, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है, क्षैतिज दूरी कितनी दे रखी है 100। हिंदी में भी रिपीट, हिंदी में भी कर देता हूं। यदि किसी गोली को 1000 मीटर पर सेकंड से लक्ष्य पर चलाया जाता है, 1000 मीटर पर सेकंड से लक्ष्य पर चलाया जाता है, जिसकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है, तो बंदूक को लक्ष्य से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, बंदूक को लक्ष्य से कितना ऊपर रखना पड़ेगा। देखना, तो अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बंदूक को लक्ष्य से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, बस यही तो क्वेश्चन है। आप बात समझो मेरी, क्वेश्चन में ये चीज दी गई है, अगर मैं बंदूक को ज्यादा ऊपर रखता तो टारगेट से बाद में गिरती, अगर मैं पहले रखता, बंदूक को नीचे रखता, तो वो टारगेट से पहले गिर पड़ती। इसी पॉइंट पर तो ऐसा होगा जब बंदूक की गोली सीधे इस टारगेट को हिट करेगी। अगर ऊपर रखता तो गोली बाहर चली जाती, नीचे रखता तो गोली आगे गिर पड़ती। इस पर रखा है तो बंदूक की गोली इस साइड गई। मतलब मेरे दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए थी कि मेरे से क्वेश्चन में सीधे सीधे वाई पूछ रहा है कि वाई कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ट्रिक किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो बात समझना, मुझे y निकालना है और मुझे y और x के रिलेशन पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें निकाल कर बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे निकाला था मैंने। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाली थी x बराबर ut, जहां से मैं t निकालूंगा तो t की वैल्यू है x और u की वेलोसिटी दे रखी है, u दे रखा है मुझे 1000 मीटर पर सेकेंड। तो मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं इसको, 1000 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.1 सेकंड। इसकी वैल्यू, ये ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 कौड़ी के क्वेश्चन हैं ये सारे। तो हमने बोला 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड आया, मुझे y निकालना है, तो मुझे पता है अगर y निकालना है तो y की इक्वेशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन बनेगी 1/2 gt स्क्वायर, और 1/2 gt स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और इस वैल्यू को निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ये हो जाएगा मेरा 5, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी मेरी 0.005 निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हम 0.005 निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस वैल्यू को बता सकते हैं। मीटर में इतनी निकल कर आएगी, और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। मैंने 2 इक्वेशन बनाई, पर आप 2 इक्वेशन कभी मत बनाना। आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली लिखना, y बराबर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली 1/2 इंटू जी इंटू, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इक्वेशन कैसे आई थी, वो जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्टली अगर y निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप y निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन हो सकता है। अंकित, बिल्कुल, अगर टारगेट बहुत पास होगा तो इन्फरेंट रख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, इन्फरेंट रख सकते हैं टारगेट अगर पास में होगा। पर जनरली हम अगर प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इस प्रोजेक्टाइल को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो हमें फिजिक्स में ये सब चीजें तो सोचनी ही पड़ेंगी कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो यूज करेगा ही। टारगेट बहुत पास में होगा तो एग्जैक्टली इन्फरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं इस बात को। लेकिन आप क्या करना, अगर आप इन्फरेंट निकालना चाहते हो तो आप क्या करना, एक बार y निकाल के देख लेना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। अगर आप इन्फरेंट होता तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आती, 0। आप देख लेना क्या आपका आंसर 0 आ रहा है। अगर आपका y का आंसर 0 आ रहा है मतलब इन्फरेंट में रखना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ रहा है मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा। y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रही है तो 5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। y की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रही है 10 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया जाता है। बस यही मेरी बात है और इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, इन चीजों को करते हैं। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और रखता हूं। आपको इस क्वेश्चन को करना है, फिर से आपकी पाथफाइंडर की किताब का ही क्वेश्चन है, देखते हैं जरा।
क्वेश्चन लिखना, एक हवाई जहाज उड़ रहा है, मैं इस फिगर से बना देता हूं ताकि आपको फिगर से इजी हो समझना, आप बाकी बनाते रहना। एक हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज बनाने में गलती हो सकती है, तो हवाई जहाज क्योंकि मैंने बनाया नहीं है कभी, तो मैंने कहा हवाई जहाज से कोई बॉम्ब गिराया गया। अब मेरी बात समझना, हवाई जहाज से कोई बॉम्ब गिराया गया और उसको उस टारगेट को, उसको उस लक्ष्य को हिट करना है, इस वाले को। मेरी बात समझना, ये क्या है, मेरा टारगेट है, ये टारगेट है। क्वेश्चन बोला गया है कि हवाई जहाज उड़ रहा है जिसकी वेलोसिटी, वेग दे रखा है मान लीजिए 800 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड वेग है, और क्वेश्चन बोला गया है कि इसकी जो ऊंचाई है हवाई जहाज के उड़ने की, वो ऊंचाई दे रखी है इसको 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मेरी बात दोबारा से समझना, क्वेश्चन बोला गया है, कल एनर्जी में जो पढ़ाया था वो समझ नहीं आया सर, रिवीजन करके प्लीज एक बार करके बता देना। ठीक है, समझा के बता दूंगा, अगर मेरे को टाइम मिला तो बेटा मैं आपको बता दूंगा, मैं क्वेश्चन आपको लिखवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन इन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, टाइम टेकन इन हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है, मुझे आपको बताना है कितना समय लगेगा, फाइंड टाइम टेकन, कितना समय लगेगा, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रही होगी, मतलब वो बॉम्ब जमीन पर कितना दूर जाकर गिरेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज 400 मीटर पर सेकंड से 800 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और उसकी जो ऊंचाई है हवाई जहाज की वो 400 मीटर है। अब उसने क्या किया, एक टारगेट को हिट करने के लिए एक बॉम्ब निकाला अपने उससे फाइटर प्लेन से, और ये बॉम्ब जाकर किस दूरी पर गिरा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इसका टाइम क्या होगा, नीचे लगने वाला टाइम कितना लगा होगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज दूरी, यानी जमीन पर ये कितना दूर जाकर गिरा होगा हवाई जहाज से। जरा करो और मुझे आंसर बताओ कि आंसर कितना होगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें बॉम्ब गिरता है, दीवार पे बॉल फेंकता हूं मैं, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपके लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जल्दी से दो कि आंसर क्या रहा होगा। मेरे को जल्दी से आंसर बता दो यार, टाइम मत देना मुझे, आंसर बता दो बस जल्दी से, ताकि मैं इस चीज टॉपिक को थोड़ा सा अभी फिनिश कर दूं। जल्दी से आंसर बता दो भाई लोगों, कितना आंसर आ रहा है इसका, तब मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूं आपके लिए। करो भाई, u by g 1 plus under root of 1 plus 2gh है इसको, मेरे ख्याल से हो गया होगा 800 अंडर रूट 80। ओके, टाइम रूट 40। ओके सर, u कितना है, u की वैल्यू बेटा 800 दे रखी है, 800 मीटर पर सेकेंड, रूट 40। ओके 2 सेकेंड्स। बहुत अच्छे आप लोग करते हो पढ़ाई, बहुत आसान चीज है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे आंसर निकाला है आप लोगों ने। देखो भाई, टाइम निकालना बहुत आसान है। देखो पहले मैं हॉरिजॉन्टल रेंज लिख लेता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लेता हूं कि कितना दूरी होगी, तो मुझे पता है x बराबर होता है u बाय टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को रखूं तो मेरे को u तो पता है, लेकिन मुझे ना t पता ना x पता, तो इस क्वेश्चन का मेरे साथ बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो मेरे को x भी नहीं पता, x तो मुझे निकालना है, तो मुझे x तो पता ही नहीं है, तो x रख नहीं सकता। टाइम मुझे पता नहीं है, तो मैं u नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मैं जो वैल्यू निकालूंगा वो y से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है y बराबर होता है 1/2 gt²। ऐसे सारे क्वेश्चन में वैल्यू यही होती है, और अगर ये वैल्यू होती है, अच्छा टाइम आपने 20 सेकंड बताया, x 16 मीटर, ठीक है आप निकाल लेना। y की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो y कितना दे रखा है, यही तो y बेटा है, तो ये कितना है 400। 400 बराबर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, और इसको अगर मैं नोट करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 400 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो टी की वैल्यू निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी अंडर रूट 80 सेकेंड। ठीक है भाई, अब टाइम निकल आया तो फिर से मैं एक क्वेश्चन लगा दूंगा, x बराबर ut, और अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहता हूं तो टाइम बराबर होगा x अपॉन u। बेटा अगर हमने टाइम निकाल लिया और ये निकाल लिया तो अब तो x निकालना बहुत आसान है, क्योंकि x की वैल्यू है u इंटू टू, u की वैल्यू दे रखी है 800 और टाइम की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 80। तो ये आंसर आएगा। आप और सॉल्व कर लेना, जो लोग इससे सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरीके से मेरा ये आंसर निकल आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा लिख लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन का और आपसे आंसर देंगे। आप एक क्वेश्चन का आंसर और दे देना, मेरे ख्याल से आप टारगेट को हिट कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बता दीजिएगा मुझे क्या है। ऐसा है क्वेश्चन, क्लास इंटरेस्टिंग है। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, जो लोग का हो गया जल्दी जल्दी करते जाना, दोबारा देख लेना लेक्चर, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन बोला है कि एक बॉल है और वो 3 स्टेप्स है, हर स्टेप्स की, क्वेश्चन ध्यान से समझना, हर स्टेप की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मेरी बात समझ रहे हो? 10 सेंटीमीटर है। हमने कहा ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो हमने बोला पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से बॉल फेंकूं, अगर मैं यहां से बॉल फेंकूं तो कितना यू से फेंकूं कि वो बॉल तीनों स्टेप को पार कर जाए। मेरी बात समझना, मुझसे पूछा है कि इसका यू कितना होगा कि वो तीनों स्टेप को पार कर जाए। जरा मुझे बता सकते हो आंसर क्या रहा होगा जल्दी से? सर मेरा सही था, अब एनडीए टारगेट भी हिट हो जाएगा। ओके सर, आईएएफ में फ्रिक्शन है क्या? बेटा ये फ्रिक्शन है का टॉपिक है, फ्रिक्शन बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा है हिमांशु, फ्रिक्शन का टॉपिक है और हम उसको पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है ना, अगला जो चैप्टर आने वाला है उसके अंदर हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कॉलिजन पढ़ेंगे, आपका सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वो सभी टॉपिक कंप्लीट होंगे। ठीक है ना? चलो मुझे इसका जरूर सा आंसर दे दो। क्वेश्चन ये पूछा है कि मैं इस वाले से, अगर इस वाले से मैं कितना तेज बॉल फेंकूं, इस स्टेप के पहले से कितना तेज बॉल फेंकूं कि वो तीनों स्टेप को पार कर जाए, वो तीनों स्टेप को पार कर जाए। आपको बताना है कि वो तीनों स्टेप को पार कर जाए। तो जरा बताना मुझे कितना होगा। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना होना। ये पहला स्टेप था, ठीक है? तो मैं यहां से बॉल बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बोला गया है कि कितना से फेंकूं कि ये 3 हो जाए। ये 3 स्टेप है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ भाई, कितना आंसर रहेगा जल्दी। इस कंसेप्ट पे ये लास्ट क्वेश्चन है, कितना आंसर होगा? 10√2। ओके 10√2 आपने आंसर दिया। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, गलती मत करना। अब मुझसे पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना होगा? 10√2 8 मीटर पर सेकेंड, 360 मीटर पर सेकेंड। ओके आंसर आ रहे हैं 60/√6। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। देखो भाई एक चीज बहुत क्लियर सी है कि अगर मुझसे पूछा है कि यू कितना होगा, तो मुझे पता है कि ऐसे सारे मोशन के अंदर, ऐसे सारी गतियों के अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या? अगर मुझे वाई पता है, अगर मुझे वाई पता है और अगर मुझे एक्स पता है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको x पता है, y पता है, तो u निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, क्योंकि y का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आती होगी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ये 3 सीढ़ियां हैं और मैंने पहली सीढ़ी से एक बॉल को ढड़काया। अगर ये बॉल को ढड़काया तो ये बॉल 3 स्टेप के बाद में मैं गिराना चाहता हूं, तो कितने तेज धक्का दूं, कितना तेज इस बॉल को धक्का दूं कि वो तीनों स्टेप पार कर जाए। अगर ज्यादा तेज धक्का दे दूंगा तो वो 4 स्टेप पार कर जाएगी, कम धक्का दे दूंगा तो ये दूसरे स्टेप पे जाके गिरेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कितना वेग रखें कि वो तीनों स्टेप पार कर जाए। इसका मतलब y की वैल्यू होती है हमें 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। मुझे y पता है कितना है, अगर आपको पता हो y निकालना बहुत आसान है। 3 स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूं, इसकी वैल्यू निकलेगी 0.3 मीटर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं x की बात करूं तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 20 20 मतलब 60 सेंटीमीटर, यानी 60 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब हुआ 0.6 मीटर। दोनों वैल्यूज आ गई। y वाले में पुट कर देता हूं, y की वैल्यू दे रखी है x, यू स्क्वायर निकालना है तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय वाई। इसमें सारी वैल्यू को रख देता हूं, यू स्क्वायर निकल कर आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय वाई। वाई की वैल्यू दे रखी है 0.3। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकाल लीजिए। कितनी निकल कर आ रही है मुझे कंफर्म कर दो 1 मिनट। वाई की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है, क्वेश्चन बता दो जल्दी से। बताओ भाई आंसर कितना होगा। 100 क्या है, 100 क्या है, 100 100 100 कहां पे आ गया? अच्छा 100 बेटा सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना एमकेएस के लिए। हर चीज हमें एमकेएस में ही तो रखनी होती है, तो फिर से एमकेएस में रख देंगे, तो एक्स भी निकाल लेंगे, वाई भी निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा मेरा 0.6, 0.6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.2, 1.2 यानी 12, 12 से डिवाइड करेंगे 6, यानी यू की वैल्यू निकलेगी √6। आप देख लो इसका आंसर √6 मीटर पर सेकेंड आएगा। √6 एग्जैक्टली √6 मीटर पर सेकंड आएगा। और इतनी वेलोसिटी से अगर मैं किसी वस्तु को फेंकूंगा तो वो 3 स्टेप को पार कर जाएगी। कैलाश रिपीट करना है, दोबारा से देख लो।
3 स्टेप है, तीनों स्टेप पे मैंने क्वेश्चन कहा है कि किसी बॉल को मुझे ढड़काना है। अगर मैंने इस बॉल को ढड़काया तो मुझसे ये बताना है कि कितना कम से कम वेग से ढड़काऊं इस बॉल को कि बॉल तीनों स्टेप को पार कर जाए, तो कितने वेग से बढ़ेगा। तो समझना, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी कितनी हुई? अगर मुझे निकालना है दूरी कितनी हुई 20 सेंटीमीटर, तो 20 20 20 60 सेंटीमीटर, पर ये 60 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो इसको मीटर में चेंज किया तो 0.6 मीटर। वाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर की हाइट हुई, हाइट 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। मेरे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और आप जब जानते हैं जब कोई ऐसे मोशंस होते हैं तो y और x में रिलेशन तो आपने निकाल रखा है ना, और y और x का रिलेशन निकाल दिया और मैंने u निकाल लिया। बहुत आसान सा तो क्वेश्चन है। बस ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें हवाई जहाज से बॉम्ब गिराया जाए, बॉल फेंकी जाए, सीढ़ियों से पार कितना में करेगी, और ये सभी क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट होते हैं। बेटा पवन आपके कमेंट्स आ रहे हैं, चिंता मत करो। लास्ट स्टेप समझाओ, लास्ट स्टेप समझाओ। ओके, ये वाला स्टेप बोल रहे हो मेरे ख्याल से। तो यू स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, ये y का फॉर्मूला था, तो u मैं यहां पर लेकर आया तो y यहां पर लेकर आया, तो इसका फॉर्मूला ये बना। यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 1/2 इंटू 0.3 से 0.6 काटा तो ये हो जाएगा 2 बार कट जाएगा। 2 को अगर मैं 6 से 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.2 आ जाएगा। 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो 6 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? √6 हो जाएगी। बहुत आसान है प्रीतम, मैथमेटिक्स ही तो है। अरे ऐसी कोई चीज थोड़ी ना है जो तुमसे ना हो पाए, कैसी बातें करते हो यार। एनडीए के लेवल का क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, एनडीए और नेवी के लेवल के क्वेश्चंस थे ये सारे। क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। अब एक नीट का टॉपिक और बचता है। अगर आप नीट और आईआईटी की तैयारी करते हो तो एक इंक्लाइंड प्लेन का और आता है, और वो मैं क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं क्योंकि वो जनरली आपके नीट वगैरह के पेपर्स में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर जी आंसर देख लिया करो, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ ठीक है भाई पवन, बिल्कुल आपको मैं देख रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा रखें। आपका पेपर नहीं निकल सकता तो किसी का नहीं निकल सकता। बहुत डिटेल चीजें कराऊंगा, रहने दो। चलो ठीक है, चलो भाई मिटा दूं। अब हमारे एक नए टॉपिक पर, इसका नाम है ग्राफ। बहुत सारे लोगों को ग्राफ से डर लगता है। पहली बात, ग्राफ उनको, अच्छा ग्राफ लिखवाऊं उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं छोड़ दी है मैंने, इस चीज को मैं लिखवा देता हूं। एक नीट वगैरह के पेपर में, नीट वगैरह में यहां हो सकता है आप किसी पेपर में खास कोई पेपर पूछ ले, उसके अंदर एक क्वेश्चन और डाल देते हैं नीट वगैरह के पेपर में, या फिर कभी किसी पेपर में क्वेश्चन डाल देगा, या आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी किसी बुक में मिल जाएंगे। जैसे अरिहंत की जो एक्स ग्रुप की किताब आती है उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट मैं आपको इसका बस फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ताकि आप अपने कभी भाई बहन किसी को अगर बताते हैं तो ये समझा दिए। बस मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूं, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ताकि आप ऐसी कोई वैल्यू को लिख पाए हमेशा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन भी आप अपनी किताबों में भी देख पाओगे। एक्स में भी दे रखे हैं, एनडीए में भी दे रखे हैं। देखो जरा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन का बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं किसी टावर पे खड़े होकर किसी बॉल को हवा में फेंकता हूं और वो बॉल हवा में जाकर इस तरीके से गिरती है, बॉल को इस प्रकार से फेंका गया है, बॉल इस तरीके से जाकर गिर रही है, ठीक है। लेट अस सपोज कि मैंने इस वस्तु को यू से फेंका, यू मीटर पर सेकेंड से। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इस बॉल को, इसकी हाइट मान लेते हैं h। क्वेश्चन बोला है कि बताइए ये टावर है मेरा। अब क्वेश्चन पूछा है कितना समय लगेगा इस बॉल को आने में। जनरली ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह के एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में तो नहीं आते हैं, परंतु फिर भी आपको किसी किसी बुक में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप इसका फॉर्मूला बस नोट कर लें ताकि आपको किसी एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। तो u/g इसका फॉर्मूला होता है 1+, डायरेक्टली सॉल्व करें इसको रिलेशन को, 1+2gh/u²। ये इसका फॉर्मूला होता है और इस तरीके से आप उसका टाइम निकाल सकते हो। तो किसी किसी बुक में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। इस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे क्या होता है ना बेटा, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं आपको राइट विवेक बात बताऊं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतना टाइम निकालकर पूरे दिन क्लासेस होती हैं, इसलिए। ठीक है, अच्छा थैंक यू भाई पवन। बिल्कुल मैं यही चाहता हूं आपसे कि रिजल्ट ऐसा लेके आए कि धमाकेदार रिजल्ट हो जाए। चलो अब हमारे पास बहुत अच्छा टाइम बचा है तो हम ग्राफ्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगर बॉल घूम रही है तो, अरे गौरव ये तो क्वेश्चन बहुत आगे का पूछ लिया आपने। अगर बॉल घूम रही होगी तो फिर वो रोटेशनल मोशन में चली जाएगी, और रोटेशनल मोशन का टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है। सर प्रोजेक्टाइल के एयर फ्रिक्शन बताना। अच्छा प्रोजेक्टाइल के एयर फ्रिक्शन, देखो भाई
जनरली एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता किसी भी केसेस में। अगर आप प्रोजेक्टाइल के अंदर किसी एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते भी हैं तो लेट अस सपोज मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका और वो बॉल ऊपर आकर दोबारा से नीचे आती है। अगर मैंने किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंका और मैंने कहा वो बॉल इस तरीके से आती है, अगर मैंने किसी बॉल को इस तरीके से फेंका तो वो बॉल इस प्रकार से आती है। तो किसी भी एंगल पे बॉल फेंके, किसी भी एंगल पे बॉल फेंके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक चीज जब किसी बॉडी से टकराएगी, मेरी बात समझते हैं ना, किसी भी एंगल पे बॉल फेंको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई चीज कभी भी जमीन से टकराएगी, जैसे मैंने कहा ये वस्तु जाने के बाद दोबारा से लौटकर आती है और इसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है टकराने की, फिर v3 है और इसकी टकराने की वेलोसिटी v4 है। तो डिफरेंट एंगल्स पर फेंकी गई गेंद, मतलब अलग अलग कोण पर डिफरेंट एंगल्स पर फेंकी हुई बॉल, डिफरेंट एंगल यानी विभिन्न विभिन्न कोणों पर अगर एंगल बॉल फेंकी जाती है डिफरेंट एंगल्स पर, तो सभी बॉलें की जब टकराएंगी तो हिट ग्राउंड को जो हिट करेंगी, हिट टू द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटीज। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं अलग अलग से फेंकूं तो मुझे यह पता है कि टाइम सबका अलग अलग होगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला था t बराबर 2u sin थीटा बाय जी। तो थीटा वैल्यू पर डिपेंड करता है, हमने कहा बिल्कुल टाइम डिपेंड करता है। लेकिन जब सभी चीजें जमीन पर आकर इस गेंद से टकराएंगी तो आप ये देखेंगे जब ये सभी चीजें गेंद से टकराएंगी तो सबकी वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा एक ही समान रहेगी, यानी v1 और v2 और v3 और v4 बराबर होंगे। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पर आने के बाद सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम निकल कर आएगी, यानी सबकी वेलोसिटीज हमेशा बराबर आएंगी। एयर फ्रिक्शन वैसे तो हमारे में रोल नहीं करता, ना ही हमारे किसी न्यूमेरिकल में एयर फ्रिक्शन नाम का कंसेप्ट आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है तो आप एक बात समझ लीजिए, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसको ऊपर फेंकना या नीचे फेंकना दोनों टाइम जी अलग अलग हो जाता है और उसको हमें कंसीडर करना पड़ता है एक अलग कंसेप्ट से। फिर हमें एयर फ्रिक्शन के कंसेप्ट को लागू करना पड़ता है, तब हमें यह जानना पड़ता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ है, इन सब चीजों को भी हमें जानना पड़ता है। अगर मैं एयर फ्रिक्शन कराऊंगा बेटा तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में थोड़े बहुत क्वेश्चन सबको करा दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं इस टॉपिक पे। सर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करा दो, ठीक है बच्चे, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, करीब 20-30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करा दूंगा कंसेप्ट वाले, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं बिल्कुल कराता जाऊंगा। आप बुक्स के जरूर फॉलो करते रहें, बुक्स को फॉलो करते रहें, बुक्स के क्वेश्चंस लगाते रहें, है ना, और कोई क्वेश्चन आए तो पूछते भी रहें। बाकी मैं आप लोगों को इतना एश्योर कर सकता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही, ग्राफ कंप्लीट होते ही क्वेश्चंस करवा दूंगा। हॉरिजॉन्टल घूम रही है तब, हॉरिजॉन्टल घूम रही है तब, गौरव आपने क्वेश्चन खींचा, हॉरिजॉन्टल घूम रही है तब, हॉरिजॉन्टल घूम रही है मतलब कैसे समझा, मैं समझा नहीं बेटा। बेटा घूमने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, घूम गई बॉल, अगर घूम जाएगी तो दैट इज रोटेशनल में चली जाएगी। मैं समझा नहीं आपकी बात, रोटेशनल में चली जाएगी फिर तो दो मोशन हो जाएंगे, फिर कैसे बता पाओगे यार कि दायरे में ही रह पा। हाँ मैं वही चाहता हूं कि मैं सिलेबस को बहुत ज्यादा आगे ना ले जाऊं, क्योंकि इतना सिलेबस नीट और IIT JEE लेवल तक का तो नहीं करवाना है हमें, सिलेबस टाइमली भी तो कंप्लीट करना है हमें। और अब देखो अभी तक हम सिर्फ सेकंड चैप्टर ही कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा, अभी हमारा सेकंड चैप्टर भी नहीं हुआ है। आप सोच कर देखिए, मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, बल्कि ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 से 3 दिन ही लेता हूं बस। चलो अब हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चंस, देखो ग्राफ के क्वेश्चंस किस बुक्स में आते हैं मैं आपको बताऊं, किस बुक में आपको मिल जाएंगे। ग्राफ के क्वेश्चन आपको कुछ ही किताबों में मिलेंगे, और ये किताबों की बात करें तो आपकी NDA की बुक हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी किसी किताब में और मिल जाए। शिवम वेक्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कि वेक्टर यूनिट्स डायमेंशन का एक दिन सिलेबस में, मेरे को लगता है कि इस सैटरडे को मैं उसका लेक्चर लगाऊंगा 3 घंटे का, ठीक है, तो मैं आपको वो करवा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ भाई अंकित, सिलेबस पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ बुक्स कौन सी फॉलो करें, बुक्स बेटा 11-12 की किताबें पढ़ते रहे। आशुतोष, जितेश सर मुझे लगता है कि थर्सडे से आएंगे, हो सकता है मेरी क्लासेस थर्सडे से ना लगें, जितेश सर की क्लासेस लगें, तो हो सकता है जितेश सर थर्सडे से सैटरडे संडे तक जितेश सर ही पढ़ाएं, क्योंकि थर्सडे के बाद शायद मेरी क्लासेस नहीं लगेंगी कुछ दिन के लिए, मेरे को लगता है 4-5 दिन के लिए मेरी क्लासेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है जितेश सर आ जाएं, जितेश सर मैं भी चाहता हूँ कि जितेश सर आ जाएं तो थोड़ा सा जल्दी सिलेबस हो, तो जितेश सर मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफलाइन में, हाँ बेटा ऑफलाइन में यूनिट्स एंड डायमेंशंस कराते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ा दीजिए, ठीक है। डाउट्स के लिए सर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बोर्ड पे लिख दो, ठीक है, ठीक है बच्चे। नंबर बता, क्या बताया था आपने, 9720298770, ये किसी ने नंबर दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि डाउट्स के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो जितेश
हाँ बेटा, मेरे निरंजन मेरे को लगता है जितेश सर कल से आएंगे, तो हो सकता है बेटा कल से आए, मुझे श्योरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि जितेश सर जल्दी आ जाएंगे आपके। नीरज सर तो बोले जितेश सर कल आए, हाँ निरंजन मेरे को लगता है कल ही आ जाएंगे वो सर, तो आप नहीं जो भी बच्चा पढ़ाने का, देखो ऐसा कोई सीन नहीं है, देखो मैं आपको सही बात बताऊं ना कि वो पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन हो, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं नहीं चाहता कि पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जो आपने बिना पढ़े आया हुआ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आप अपने घर पे बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, चीजों को समझते रहिए, चीजों को करते रहिए, कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ कैलाश, एक्चुअली में जितेश सर आने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है मेरी क्लास थोड़े दिन के लिए ना हो। हाँ अरियंत सही रहेगी बेटा, देखो मैं नहीं मानता कि कोई बुक गलत है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। 12th का बुक को 11th और 12th पूरा कराऊंगा। अरियंत की बुक अच्छी है क्या? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है। आपके पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू भी करना है मुझे। मेरे पास अभी बहुत सारे टारगेट है और मैं चाहता हूं कि उन सबको कवर कर लूं। मैं एक लेक्चर में चाहता हूं कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस करवा दूं। एक लेक्चर में चाहता हूं वेक्टर्स के, कुछ लोग बोल रहे थे वेक्टर्स का भी प्रोडक्ट कराना है और वेक्टर्स की चीजें भी करानी है। और मैं चाहता हूं एक दिन में ना मैं आपके इस साल के और पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को एक साथ मिलाकर भी क्वेश्चन करवा दूं कि इस साल और पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। एटलीस्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स और ले लूं, ठीक है ना। हाँ भाई, पाथफाइंडर का क्वेश्चन था, स्टेयर वाला, हाँ बिल्कुल पाथफाइंडर क्वेश्चन है बच्चे। मेरे को पता है कि कौन सी बुक में कौन से क्वेश्चंस हैं, इतना मुझे पता रहता है। मेरे को सभी बुकों के क्वेश्चंस पता है, कौन सी बुक में कौन क्वेश्चन दे रखा है, क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, आगे पढ़ो, चलो ठीक है, आगे पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ा देते हैं, ठीक है। एक बात समझना, मेरे पास ग्राफ के क्वेश्चंस है। ग्राफ आप लोग समझते हो कि ग्राफ बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं ग्राफ बहुत आसान है। ग्राफ के कंसेप्ट को समझ जाओ, ग्राफ बहुत ही आसान है। ग्राफ 2 कौड़ी के क्वेश्चंस बनाता है। हाँ भाई शिवम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां तक है। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो देखो ग्राफ का मेरे ध्यान से समझते जाना बेटा, ग्राफ क्या होता है। थोड़ी देर के लिए शांत रहो और थोड़ी देर कमेंट्स बंद करके आप धीरे से मेरे रंग में रंग जाओ, मैं जो बोलता जा रहा हूं वो करते जाओ बस। ग्राफ्स का कहने का मतलब यह हुआ, ग्राफ में हम 2 लाइनें खींचते हैं, 2 लाइनें खींचते हैं मतलब केक वॉक, और ग्राफ इज केक वॉक। एग्जैक्टली ग्राफ इज अ केक वॉक, दैट मींस ग्राफ इज अ इजी टास्क। राइट। केक वॉक कहां से सीख लिया वर्ड, बहुत भारी वर्ड बोल दिया। चलो इजी टास्क बोलते हैं ग्राफ, केक वॉक को। केक मतलब केक एक ऐसी चीज है कि केक में क्या होता है ना, हम अगर केक पर अगर चलें तो केक पे चलना बहुत आसान है। मतलब केक एक ऐसा सरफेस है जिस पे तुरंत हमारा पैर घुस जाते हैं, तो मतलब हम केक वॉक मतलब इजी टास्क बोल देते हैं, उसी तरीके से। चलो अच्छा, सुमन मैम से बहुत बढ़िया। चलो एक चीज मेरे को समझ आती है कि 2 ग्राफ के पॉइंट एक्सिस है, और एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये मुझे पता है। एक्स एक्सिस की अगर बात करूं बेटा, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वो चीज लिखते हैं जो चीज हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मत बोलो इस चीज को बोलो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती का मतलब कैसे हुआ, आप अपने ग्राफ्स में कभी भी जब ग्राफ ड्रॉ करते होंगे तो आप एक चीज पढ़े होंगे। अच्छा आज ही पढ़े हैं, ओके ठीक है। अच्छी मैम है यार, अच्छा पढ़ाती हैं वो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो जो निर्भर नहीं करता किसी चीज पे। अब मेरी बात पर ना मुझसे कोई पूछे भैया टाइम है, टाइम यानी समय, क्या समय टेम्परेचर बदलने से बदल जाएगा, क्या तापमान बदलने से बदल जाएगा? क्या आप बोलेंगे नहीं, तापमान बदलने से क्या लेना देना, टाइम नहीं बदलेगा। क्या मैं बोलूं प्रेशर बदलने से टाइम बदल जाएगा? क्या नहीं बदल सकता। क्या एटमॉस्फेयर में किसी भी चीज के ऑक्सीजन की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, गैस की कमी होगी, कोई चीज की कमी होगी, क्या टाइम बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। टाइम को विस्थापन बदल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, तो क्या समय बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। टाइम किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, और टाइम कभी किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब हुआ ग्राफ में हम जो टाइम बनाएंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही बनाएंगे। आप अपनी फिजिक्स में, आप अपने किसी भी ग्राफ में देखिएगा तो एक्स एक्सिस पर ही हमेशा टाइम होता है, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर नहीं करती किसी चीज पर, और जो किसी पर निर्भर नहीं करती ऐसी राशि को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर लेते हैं।
और जो चीज इस पर निर्भर करती है टाइम पर, उस चीज को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा टाइम के बदलने से टेम्परेचर कितना बदलेगा, तो टाइम के बदलने से टेम्परेचर कितना बदलेगा, तो हम टेम्परेचर को यहां लेंगे, वेलोसिटी को यहां लेंगे, रेसिस्टेंस को यहां लेंगे, वेलोसिटी को सबको यहां पर लेते जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर इस पर जो राशि निर्भर करती है वो वाई पर ली जाती है। ज्यादातर जनरली बात की गई है। देखो बेटा निरंजन, ऐसा कोई फिजिक्स में हम लिखते तो नहीं है कि यहां पर टाइम, आपने देखा होगा कोई भी हम ग्राफ नहीं बनाते जिसमें टाइम की इसके अलावा कहीं पर लिया गया हो, पर ले सकते हैं। ऐसा कोई ग्राफ में कोई सीमा नहीं है, 100% सत्य नहीं है कि आप ले नहीं सकते, परंतु ऐसा कोई ग्राफ बनाते नहीं है। ये हमारा कोड है, हम ऐसे ही ग्राफ्स को बनाते हैं। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, पहला कंसेप्ट तो ये है कि एक्स एक्सिस पे ये बनना है, दूसरे वाई एक्सिस पर ये बनना है। धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझाता जाऊंगा, ग्राफ आपके लिए बहुत इजी होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन एनडीए का नहीं है जो ग्राफ का आप अपने आप ना कर पाए और ना सीख पाए। देखना, दूसरी बात, मुझसे बोला कि ग्राफ बना दिया है, मुझसे बोला ये विस्थापन का ग्राफ है या टाइम का ग्राफ है, बताइए विस्थापन और टाइम का ग्राफ क्या बताएगा। मुझसे बोला ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा क्या बताएगा, तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, ये ग्राफ होगी। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है भाई हिमांशु, देखो जरा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, देखो आपने नेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, देखो डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, मेरे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम ये है, मुझसे कोई लाइन खींची थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या होगा। देखो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आप क्या करें, इस पे थीटा ड्रॉ करें। थीटा मतलब होता है ये, अगर मैं इसका स्लोप लिखूं तो एक बात मेरी समझना, स्लोप यानी ढाल, अगर मैं ढाल की बात करूं तो स्लोप किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। स्लोप यानी ढाल किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। अब मेरी बात समझना, थीटा बढ़ने से टेन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा बढ़ने से टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। यानी अगर मैं कहता हूं कि थीटा बढ़ता जा रहा है तो आप कह देंगे भैया टेन थीटा बढ़ता जा रहा है या स्लोप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप बढ़ता जा रहा है। क्या टेन थीटा वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखूं बेटा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या निकलेगा, वेलोसिटी, वेग ही तो निकलेगा। इसका मतलब जब भी आपको पता लगाना है कि ग्राफ क्या बता रहा है तो क्या करिए आप y अपॉन एक्स निकाल लीजिए, और y अपॉन एक्स क्या बताएगा, हमेशा y अपॉन एक्स ही आपको बताएगा कि वो चीज क्या है आखिर। तो आपको इसमें क्या चीज बता रहा है, वेलोसिटी। ऐसे ही मुझसे बोला v और t का ग्राफ है, आपने बोला क्या बताएगा, तो आप बोलेंगे भैया v बाई टी क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया v बाई टी होता है, v बाई टी होता है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब त्वरण, तो मतलब ये किसका ग्राफ है, त्वरण का ग्राफ है। सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे निकालना है तो मैं थीटा निकाल लूं, और टेन थीटा यानी उसका स्लोप यानी उसका ढाली क्या होगा, त्वरण होगा। तो बस सिंपल सी बात है, अगर थीटा बढ़ रहा है या टेन थीटा बढ़ रहा है या स्लोप बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। सीधी सी बात है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं बस थीटा या टेन थीटा पढ़ना सीख लूं कि ढाल बढ़ रहा है या ढाल कम हो रहा है, मैं उस चीज के बारे में बता सकता हूं। तो ये यहां पर क्या बता रहा है, ये यहां पर वेलोसिटी बता रहा है, ये यहां पर क्या बता रहा है, ये यहां पर एक्सीलरेशन बता रहा है। और इस तरीके से हम कोई भी ग्राफ अपनी फिजिक्स में पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझाते जा रहा हूं। तो मेरा काम बस इतना सा है कि मैं ढाल पढ़ लूं कि स्लोप कितना है। अगर मैं इसका स्लोप लिखूं तो स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर लिखूं तो टेन थीटा की वैल्यू s बाई टी। देखो स्लोप बराबर टेन थीटा, इसका किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत। तो स्लोप बराबर क्या हुआ, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हुआ, y अपॉन एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी इसका स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी, यानी इसका स्लोप क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन। सीधी सी बात है। तो इसको बस मैं स्लोप पढ़ना सीख जाऊं, अगर मैं स्लोप पढ़ना सीख जाता हूं, अगर मैं किसी चीज की ढाल पढ़ लेता हूं, स्लोप पढ़ लेता हूं, तो मैं उस चीज की क्वांटिटी बता सकता हूं बहुत आसानी से। बेटा निरंजन थोड़ा देर इंतजार करो, मैं अंडर वेंडर सब बता दूंगा क्या क्या है, सब कुछ धीरे धीरे लाइन बाय लाइन चलते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वही फिजिक्स बहुत स्टेप बाय स्टेप चलती है, एक एक चीज समझाना है। तो बस मैं स्लोप पढ़ना सीख जाऊं, अगर मैं स्लोप पढ़ना सीख गया तो मैं कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता हूं। देखो अगर आपको ये चीज पता लग गई है तो देखो मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे क्रैक करता हूं, कैसे तोड़ता हूं। इसको एक मिनट के लिए मिटा रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखना एक मिनट के लिए मिटा रहा हूं, आपको बस स्लोप पहचाना है, और स्लोप पहचान लिया तो आपने चीजों को बहुत आसानी से पहचान लिया। अब मेरी बात ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस पर कैसे आएंगे। न्यूमेरिकल आता है क्या, नहीं बेटा न्यूमेरिकल नहीं आता है, एनडीए के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक पर।
कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ ले रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, मैं सारे ग्राफ का मतलब बता रहा हूं आपको। पहले हम सिंपल ग्राफ ले रहे हैं कुछ, ठीक है। एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है। These are some graphs. इन ग्राफ को हमें मतलब समझना है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं और किन चीजों को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखते जाना। पहले ग्राफ की बात करें तो हमें यह पता है कि ये सभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। और विस्थापन समय ग्राफ क्या बताते हैं हमेशा, तो आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन समय ग्राफ बताते हैं वेग को, यानी वेलोसिटी को बताते हैं। कैसे निकाला फिर से बता देता हूं, y अपॉन एक्स करके देख लेना। s अपॉन टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। थर्ड ग्राफ रॉन्ग है भैया, थर्ड ग्राफ रॉन्ग कैसे हो गया हिमांशु, कैसे कर दिया रॉन्ग? अच्छा, वो बता रहे हो थर्ड ग्राफ, ठीक है ठीक है ठीक है, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब वेलोसिटी, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये वेलोसिटी बता रहा है। अब आपका दूसरा काम ये होगा कि मैं थीटा पहचानूं कि थीटा कितना है। देखो थीटा यहां इतना है। अब आप क्या करना, हर एक पॉइंट पर थीटा नापने की कोशिश करना। यहां पर अगर थीटा इतना है तो बताना, इस पर मैंने थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ नापा जाता है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ नापा जाता है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब एक बात बताना, क्या ये थीटा बदल रहा है क्या? तो आप बोलेंगे भाई थीटा तो नहीं बदल रहा। थीटा नहीं बदल रहा, इसका मतलब ढाल नहीं बदल रहा, स्लोप नहीं बदल रहा, टेन थीटा नहीं बदल रहा, इसका मतलब स्लोप नहीं बदल रहा। और अगर स्लोप नहीं बदल रहा, अगर इसका स्लोप ढाल नहीं बदल रहा, स्लोप अनचेंज्ड है, नहीं बदल रहा, इसका मतलब मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि स्लोप नहीं बदलने का मतलब वेलोसिटी भी नहीं बदल रही और वेग नहीं बदल रहा, मतलब ये किसका ग्राफ है? तो आप बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक समान वेग का ग्राफ है। पाथफाइंडर की किताब में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। एक टाइम पर दो पोजीशन कैसे हो सकती हैं सर? कहां हो गई दो पोजीशंस बेटा, कहां हो गई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मेरे को किसी भी ग्राफ में एक पॉइंट पर दो पोजीशंस नहीं नजर आई अभी तक, बट फिर भी आप लोग की आपकी अगर बात हो रही है तो देख लेते हैं हिमांशु आपकी, चलो देख लेते हैं, एक एक चीज समझाते जाते। तो आपको बस थीटा देखना है कि थीटा बदल रहा है या थीटा नहीं बदल रहा है। थीटा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट, यानी एक समान वेग का ग्राफ है, यानी एक समान वेग का ग्राफ है। अब बात फिजिक्स में समझ लो दूसरी, अगर आपके पेपर में कभी भी स्ट्रेट लाइन बनकर आती है, अगर आपके पेपर में कभी भी सीधी रेखा बनी होती है, तो आप स्ट्रेट लाइन लिखने का मतलब यह हुआ कि सीधी रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, सरल रेखा हो, तो आप इसका मतलब समझेंगे कि आपको उसके आगे क्या जोड़ना है, तो आपको उसके आगे यूनिफॉर्म नाम का वर्ड जोड़ना है उस ग्राफ के आगे। बस आप ऑप्शन में चेक कर लेना कि यूनिफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। आप लोग ठीक है थीटा नापते हैं, मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यानी आपको इतनी बात समझ में आती होगी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर थीटा का मान 0 है, थीटा की वेलोसिटी, थीटा का मान अगर 0 है, इसका मतलब टेन थीटा भी 0 होगा, यानी इसका स्लोप कितना है, 0 है। यानी स्लोप बराबर वेलोसिटी बराबर कितना दे रखा है, 0। मतलब ये किसका ग्राफ है, तो आप लिखेंगे 0 वेलोसिटी का ग्राफ, यानी 0 वेलोसिटी का ग्राफ है। तो बॉडी हो सकता है कि रेस्ट पोजीशन में हो, विराम स्थिति का ग्राफ है, यानी रेस्ट पोजीशन में हो। तो वेग क्या है इसका, 0 है। इसकी बात करते हैं, तो मैंने बोला जरा मैं एक्स नाप थीटा नाप के देखूं कितना होगा, तो मैंने एक्स एक्सिस खींची, इस पे थीटा 90 डिग्री निकली। अब मुझे ये पता है बेटा कि 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। 1090 की वैल्यू कितनी हुई, इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका स्लोप कितना निकला, इनफाइनाइट, यानी वेलोसिटी भी कितना होगी, इनफाइनाइट। मतलब ये किसका है, अनंत वेग का ग्राफ है। अब मेरी बात समझना, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
टाइम तो जरा सा भी बढ़ नहीं पाया और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अनंत। ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि एक टाइम बढ़े ना और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कहां चला जाए, अनंत, यानी वस्तु अनंत दूरी तय कर जाए। इसका मतलब गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चल रही है, प्रकाश के वेग से ज्यादा चल रही है। इसलिए यह ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हम बना सकते हैं, इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह ग्राफ हम अपनी फिजिक्स में कभी नहीं देखते, ऐसा कोई ग्राफ बनता ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगला बात करते हैं, इस ग्राफ की बात करते हैं। तो अब देखना, मैंने कहा था थीटा नापा जाएगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो यहां से भी नाप सकता नहीं। अगर थीटा नापना है तो थीटा बाहर से नापेंगे, और थीटा बाहर से नापेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये। इस वाले केस में ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है कभी, तो 90 से ज्यादा होने का मतलब यह हुआ थीटा की वैल्यू यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ये किसका ग्राफ होगा, तो आप बोलेंगे भैया ये ग्राफ है मेरा नेगेटिव वेलोसिटी का, यानी ऋणात्मक वेग का ग्राफ है, ऋणात्मक वेग का ग्राफ है, ऋणात्मक वेग का ग्राफ है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो जोड़ना ही है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, यानी ऋणात्मक एक समान वेग का ग्राफ है, ये ऋणात्मक एक समान वेग का ग्राफ है। बस आपको थीटा पढ़ लेना है, थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हुई, दैट मींस वो किसका ग्राफ है, नेगेटिव का ग्राफ है। इस ग्राफ की बात करते हैं, इस ग्राफ की बात करते हैं। अब एक बात समझना, ये ग्राफ चलता कैसे है, 0 से है टी तक जा रहा है, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, ये टाइम बढ़ा, 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 ये बढ़ा। आपको ग्राफ हमेशा लास्ट से पढ़ना होता है कि लास्ट में क्या चल रहा है। और आप जानते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ नापूं ग्राफ को, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी ऋणात्मक एक समान वेग का ग्राफ है। इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा इसकी बात करें तो यहां पर भी तो चीज है, तो लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, कोई चीज कैसे चलती है, आगे को चलती है ना, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, यानी कहां हो रहा है, विथ सम यूनिफॉर्म, विथ सम पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी है तो नेगेटिव में, चल तो नेगेटिव में रहा है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, यानी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, पॉजिटिव वेलोसिटी से। यानी आपका पॉजिटिव वेलोसिटी यानी होता है कि आपके धनात्मक वेग से आपका स्टार्टिंग हुई थी। फिर से बता देता हूं, प्रीतम क्या बोल रहे, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा ना, एग्जैक्टली। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन की प्रोसेस होगी। अगर वेलोसिटी घट रही है तो आपने बोला नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी हिंदी में बोल देता हूं फिर से, ग्राफ हमेशा लास्ट वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो लास्ट वाला पोर्शन क्या हुआ, नेगेटिव वेलोसिटी है, नीचे की तरफ है, थीटा का वैल्यू ज्यादा 90 से ज्यादा है, थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो ऋणात्मक है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुई है, पॉजिटिव से। इसका मतलब विथ सम पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी स्टार्ट तो पॉजिटिव से हुई थी और खत्म कहां हो रही है, नेगेटिव पे जाकर। इस ग्राफ का मतलब यह है। इस ग्राफ की बात करो तो आपने लिखा थीटा, लास्ट वाला पोर्शन ये होगा, तो आप लिखेंगे भैया क्या है, तो आप लिखेंगे इसकी वेलोसिटी लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग है, लेकिन क्या होगा, विथ सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि है तो वेग इसका ही, लेकिन प्रारंभिक क्या था, ऋणात्मक, यानी प्रारंभ स्टार्टिंग में क्या थी, थीटा की वैल्यू 90। तो आप बस थीटा पढ़ लीजिए, थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू यहां से बता सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, नेगेटिव ग्राफ से स्टार्ट हुई है। इतनी सी बात है, और इस तरीके से हम ग्राफ को बता सकते हैं। तो अगर मैं थीटा पढ़ना सीख जाऊं तो मैं कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकता हूं। पॉजिटिव बेटा होता है, पॉजिटिव इसलिए ना क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ। देखो ग्राफ कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं तो ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है। तो यहां से स्टार्टिंग कहां हुई, पॉजिटिव, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, ये पॉजिटिव ग्राफ होते हैं, ऊपर ये नेगेटिव ग्राफ होते हैं, तो इसमें क्या हो, नेगेटिव से स्टार्टिंग हुई है, बस इससे ऊपर पॉजिटिव है। बस इस तरीके से मैं बता सकता हूं। तो ये ग्राफ को करने का तरीका है, बस याद रख लीजिए कि अगर कभी स्ट्रेट लाइन होगी तो हमेशा और हमेशा, अगर कभी स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होगी तो आपको यूनिफॉर्म जोड़ना ही जोड़ना है। दैट मींस उसका ग्राफ जो बनता है वो यूनिफॉर्म का ग्राफ बनता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ी सी चीजें और बता दूं, फिर मैं चीजों को थोड़ा सा और लेकर आता हूं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
अगर आप करना चाहते हैं हिंदी मीडियम, अगर किसी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन को देखो कैसे चुटकियों में करते हैं। मैं आपके इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, एनडीए के सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि इतने खराब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। मिटा दूं? अरे नेट का क्या करोगे बेटा? शिवम कर लो थोड़ा बहुत, नेट खत्म ही हो जान दो फिर। चलो हिमांशु ठीक है, चलो मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए आपको। अगर आपको कहीं पर नोट डाउन करना हो, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मेरे को मिटा देता हूं, ठीक है। बाकी आप दोबारा से वीडियो देख लेना और उनको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आ जाए। बिल्कुल नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, नेवी में भी आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं नेवी में, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ज्यादातर इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो एनडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेता हूं ताकि आपको फिर चीजें, मैं ये टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट करा दूं, फिर हम पढ़ लेंगे। दो ग्राफ और बना रहा हूं। ग्राफ्स बेसिकली बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, उनमें से एक टाइप ग्राफ का ये भी है। स्लोप बस पूछता है, अच्छा स्लोप पूछता है, ठीक है, आपको जो भी निकालना है भाई पूछते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी बता देता हूं आपको कैसे करते हैं। देखो एक बात समझना, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि भाई इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है, कैसा है, पैराबोलिक, अच्छा जैसे पैराबोलिक ग्राफ बोला, ठीक है भाई मैथमेटिक्स में पैराबोलिक है ये ग्राफ, पर इनका मतलब क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये टाइम दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है और ये टाइम दिया है। फिर से आपको थीटा नापना है, थीटा नापना है तो देखना, अगर मैं थीटा नापूं तो मेरी बात समझना, यहां पर अगर मैं थीटा नापूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो आप बोलेंगे थीटा की वैल्यू इतनी होगी। यहां पर थीटा ड्रॉ करूं तो कितना होगा, आप बस पॉइंट पर उस ग्राफ पर थीटा ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर थीटा इतना होगा, यहां पर ड्रॉ करूंगा तो थीटा कितना होगा, इतना होगा, और यहां पर ड्रॉ करूंगा तो थीटा कितना होगा, इतना होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि इस चीज में थीटा का मान डिक्रीज हो रहा है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और थीटा डिक्रीज होगा मतलब tan थीटा डिक्रीज होगा, यानी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप यानी ढाल क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, वेग बताता है। और अगर इसका ढाल कम हो रहा है, tan थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी घटते हुए वेग का ग्राफ है। बट बेटा एक बात और, क्या ये चीज घटते हुए वेग का ग्राफ तो है, क्या ये चीज बताना, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या? आप बोलेंगे नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप इसके आगे अपने आप जोड़ देना नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी असमान घटते हुए वेग का ग्राफ है, यानी असमान घटते हुए ये वेग का ग्राफ है। तो कोई वेग को पढ़ने कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप स्लोप पढ़ना सीख लीजिए कि कहां पर स्लोप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, फिर से थीटा ड्रॉ करते हैं। थीटा ड्रॉ करें तो एक बात समझना, यहां पर थीटा की वैल्यू ये है, यहां पर थीटा की वैल्यू ये है, यहां पर थीटा की वैल्यू ये है। आपने थीटा का मान बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी आप बोलेंगे ठीक है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी बढ़ते हुए वेग का ग्राफ है। बढ़ते हुए वेग का ग्राफ तो है लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी असमान बढ़ते हुए वेग का ग्राफ है, असमान बढ़ते हुए वेग का ग्राफ है। हाइपरबोलिक ग्राफ, ओके ठीक है, आपकी वजह से ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी है मैंने हिमांशु। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों भैया ऐसा नहीं करो यार हिमांशु, पढ़ते रहो यार बेटा, कोई भी पढ़ा रहा है, टीचर्स और नॉट एट ऑल ऐसे कोई टीचर वो नहीं है, आप पढ़ते रहो, ऐसा नहीं सब टीचर अच्छे हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, आपको मैंने इतनी चीजें कराई, ठीक है। अब आपके एनडीए के दो क्वेश्चन मात्र छोड़कर, सिर्फ दो क्वेश्चन छोड़कर फिजिक्स का वो आपका पूरा पाथफाइंडर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके दो क्वेश्चंस और हैं जो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरे दो ग्राफ और बचे हैं, मुझे अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और समझाना है और एरिया नाम का टॉपिक और समझाना है। तो अभी आप पाथफाइंडर के लगभग सारे क्वेश्चन कर पाओगे, तो पाथफाइंडर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा जो लोग सॉल्व करते हैं। सर जी मैं तो पढ़ चुका हूं, पर आप ही
पढ़ाना आप सर, ठीक है, जो भी आप पढ़ाते हैं भाई, मैं पढ़ाता हूँ, जीतेश सर पढ़ाते हैं, वो तो बात की बात है, बट फिर भी ठीक है, आप पढ़ते चलो, है ना। हाँ एग्जैक्टली, कंसेप्ट इज द पावर, राइट। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, अगर फिजिक्स कंसेप्ट समझ में आता है ना, तो भैया आप अपने आप को रिलेट कर दोगे। आपने कोई चीज नई भी सीखी है ना, तब भी आप दिमाग लगा लोगे कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी इतनी होती है तो वेवलेंथ इतनी होगी, ये होगी, ये होगी, आप अपने आप दिमाग लगा लोगे। तो कोशिश ये करो कि कंसेप्ट को जरूर पकड़ो यार। फिजिक्स लर्न करने वाला सब्जेक्ट है यार, समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल मगअप मत कीजिए उस चीज को, रटिए मत, बिल्कुल समझते चलिए चीजों को ना। बहुत अच्छे से हर चीज में समझाते जाऊंगा और आपको फिजिक्स का पेपर बहुत आसान बना दूंगा। आपको इतना कर सकता हूं कि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार फिजिक्स में मजा आ गया पढ़ के यार। फिजिक्स में खुद घर पे जाके पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ने का दिल करेगा। जब क्वेश्चंस बनते हैं तो दिल करता है पढ़ने का। फिर आप कब पढ़ाओगे? प्रीतम कब पढ़ाऊंगा? मेरी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं कल किसकी क्लास होती है। जो भी चीजें होंगी फिजिक्स की 2 क्लास लगा के, आपके और एक जीतेश सर की, ठीक है। ठीक है शिवम, जो भी क्लासेस लगती हैं शायद मेरी और एक जीतेश सर की लगेगी, जो भी होगा मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी यार। मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर यार, मुझे एग्जाम निकलवाना है, उसके बाद ही जाऊंगा अब तो, ठीक है। ठीक है, IIT का टीचर होना चाहिए था। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू भैया अखंड। ठीक है, पढ़ते रहो चीजें, मैंने पढ़ाया बेटा, 11th 12th को भी पढ़ाया है, ठीक है, तो मेरे को चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए तो मेरे को लगता है कि कंप्लीट कर देना चाहिए टॉपिक्स। अगर आपको अगर कोई चीज जाननी हो तो जान सकते हैं आप, ठीक है, कोई चीज पूछनी हो तो। ठीक है, एक ये चैप्टर मैं कल वाइंड अप कर दूंगा। अगर मेरी कल क्लास लगती है तो कल मैं इस टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा, और टॉपिक वाइंड अप करके आपको इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन से आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो भाई हम चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों को मेरा नमस्कार, ठीक है, थैंक यू।